हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। ऑनलाइन क्लासेस जो एसकेजी एवीएम स्कूल से आपके घर तक पहुंचाई जा रही है, उन क्लासेस का आप लोग पूरा फ़ायदा लें, ये हम सब टीचर्स उम्मीद करते हैं आप बच्चों से। यानी कि आप लोग जो क्लासेस अभी घर बैठकर देख रहे हैं, उनका एक फ़ायदा अपने को होना चाहिए कि अपना जो टाइम है, एक्स्ट्रा जो टाइम अपने को मिल रहा है, उसको अपन कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी तो क्या है, इतने दिन तो यूँ लगता था कि अपने पास टाइम नहीं है, हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है फिर हम सेल्फ स्टडी कब करें। लेकिन अब वो स्पेस भी खत्म हो गया है, यानी वो बहाना भी अपन नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अभी अपन घर पे हैं, घर में हर फैसिलिटी है, जो एनवायरनमेंट आपको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट भी है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिल रहा है, राइट। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने को जो समय मिला है उसको कितना यूटिलाइज हम कर रहे हैं, और करके अपन कितना उसको पढ़ करके अपने को कितना गुनना है, राइट। तो आप लोग घर बैठ के कंटिन्यू क्लासेस देखें, और बोर्ड की क्लास के लिए स्पेशली यही है कि वो लोग घर पे बैठकर पढ़े, साथ नोट्स भी बनाए रहे होंगे, तो उनको रेगुलर एक टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जहां आप लोग 6 घंटे कंटिन्यू स्टडी करते हैं स्कूल के अंदर, वही 6 घंटे अपन रेगुलर क्लास देख करके भी अपन ऐसा फील कर सकते हैं कि अपन स्कूल ही जा रहे हैं, राइट। बस आपका तो उस चीज का फायदा भी ये है कि आपको घर से स्कूल तक का जो टाइमिंग है वो भी आपका खुद का बच गया है, तो वो टाइम भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि अपन लोग उसको किस तरह से गुन सकते हैं अभी इन दिनों, है ना। तो बोर्ड की क्लासेस के लिए, और दूसरी बात, अभी यूँ कह रहे हैं कि भाई 30% कोर्स का है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 30% कोर्स यदि हट भी गया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। टॉपिक्स एक आध चैप्टर चेंज हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, बाकी सिलेबस वैसा ही रहना है, वो सब कुछ वही होना है। आपको तो अपनी स्टडी पर फोकस करना है कि आपको टॉपिक कैसे समझ में आ रहा है। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो उम्मीद यही इसीलिए कर रहे हैं कि आप घर बैठकर पढ़ें, अच्छे से उनको नोट्स में भी लिखें, ताकि इन फ्यूचर आप जब इन चीज़ों को देखें तो आपको यूँ लगे कि हाँ, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं अपन आज अपना अगला टॉपिक लेकर, क्लास 10th का जो साइंस का अपना चैप्टर चल रहा था, 6th चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होती है, हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। आपने भी इन सब चीज़ों के नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि जब तक अपन नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक अपने को पता भी नहीं चलेगा कि अपन ने पढ़ा है वो सही है या नहीं। क्योंकि नोट्स में ही अपन जब लिखते हैं किस चीज़ को, तो अपने को अपनी गलतियां समझ आ जाती है कि अपने ने सही लिखा है या गलत, है ना। तो आगे आज अपन जो अपना अगला टॉपिक है, पीछे का जो वीडियो आपने देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, उसमें मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं का जो टॉपिक था, उनके प्रकार थे, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया था, और वो टॉपिक अपना खत्म हो गया था। अब आज अपना उसी के आगे एक टॉपिक है आपकी बुक का, जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इन्हें कैसे समझा जा सकता है, और अपन इन्हें एग्जाम्पल के आधार पर किस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण व अपचयन। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, अपचयन का अर्थ क्या है, उन सबको अपन एक परिभाषा से देखेंगे ताकि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ जाए। तो अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, है ना। आपकी बुक में थ्योरी में इसको डिस्क्राइब किया गया है बेटा,
लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों में कंपैरिजन करके इसको समझाऊंगी ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। जनरली क्या होता है कि बच्चे ऑक्सीकरण और अपचयन को जब भी पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। पता तो है ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, लेकिन अपन को एग्जाम्पल्स में देखते हैं और एग्जाम में यदि कोई एग्जाम्पल आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताइए दी गई रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आज अपन वही टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए अपन अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है बेटा आज का टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो आइए ऑक्सीकरण अपचयन को जब अपन परिभाषा में व्यक्त करते हैं तो एक जनरल परिभाषा दी गई है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक किसी भी यौगिक में या अणु में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं अपचयन को क्या बोलेंगे? किसी यौगिक में या अणु में ऑक्सीजन का यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अपचयन और ऑक्सीकरण की परिभाषा के साथ ही इनमें दो चीजें और जोड़ी गई है, अपचायक ऑक्सीकारक। अपचायक तथा ऑक्सीकारक। अपचायक का क्या मतलब है? कोई भी यौगिक या अणु या तत्व स्वयं का अपचयन ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन करते हैं अपचायक कहलाते हैं। अपचायक कहलाते हैं, राइट। वहीं ऑक्सीकारक क्या है? कोई भी यौगिक अणु तत्व स्वयं का अपचयन तथा दूसरे का ऑक्सीकरण
कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉरी, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। शायद बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन को अपन कैसे समझ सकते हैं, साथ ही अपचायक व ऑक्सीकारक क्या है। अपचायक अपचयन करने वाला, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करने वाला। बात समझ में आ गई? अपन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आगे अपन चलते हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन और अपचायक को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अपन आगे अपना टॉपिक आप आगे का डिस्कस करते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो अपने को दिया गया है वैसे ही अपन रीड करेंगे। तो सबसे पहले है आपके ऑक्सीजन का जुड़ना, पहला टॉपिक है आपका, पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अपचयन। इसमें अपना पहला टॉपिक होगा ऑक्सीजन का निकलना। ध्यान करेंगे अच्छे से। सबसे पहले ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल Mg+O2 = MgO। यहां पर मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है बेटा? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? MgO। अब यहां पर मैंने रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताई हुई है। ऑक्सीजन 2 है तो यहां आगे 2 लग जाएगा, यहां मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। करेक्ट। सल्फर +O2 = SO2। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। सल्फर डाइऑक्साइड, आप लोग इनके नाम भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। ऐसे भी आप दिखाएं तो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर चलते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, KClO3 = 2KCl + 3O2। ऑक्सीजन निकल गया, क्या हो गया? अपचयन। 2MgO = Mg + O2। आपकी बुक में ये करेक्शन है, वहां पर केवल ऑक्सीजन लिखा है, अपने को O2, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणुविक रूप से पर्यावरण में, वातावरण में मुक्त अवस्था में पाया जाना संभव नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। KClO3 2KCl + 3O2। अगला आपका दूसरा जो है वो है हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना। वहीं दूसरा टॉपिक यहां लेंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना, राइट। हाइड्रोजन का निकलना, तो दूसरा टॉपिक है आपका हाइड्रोजन का क्या होना बेटा? जुड़ना। जैसे हाइड्रोजन का निकलने में अपने पास एक मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। अभी अपने ने नामकरण पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ही याद रखना है जो नाम हम बता रहे हैं। साथ ही इससे बनेगा CH3CHO। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या अपन काउंट करें तो यहां हाइड्रोजन की संख्या 6 है,
वहीं यहीं पर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है बेटा, 4 है, साथ ही क्या निकल गई, H2। तो इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, अर्थात हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं हाइड्रोजन का जुड़ना, अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो अपन 2 कार्बन के नाम के अनुसार इसको लिखते हैं एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। इसका नाम अपन लिख देते हैं एथेनेल, एथेनेल। ठीक है, ये है आपकी एथीन। इसमें यदि अपने को हाइड्रोजन को जोड़ना है तो अपने पास बन जाता है CH3 एथेन। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी बेटा, 4, वहीं हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 6। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, वहीं यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रही है, कमी। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, वहीं हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसके नोट्स भी बना सकें। आगे चलते हैं, आप अपना इसी में अगला पॉइंट जो है आपका वो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि रिएक्शंस को आप जितना आसानी से खुद घर बैठकर रिवाइज करेंगे उतना ही टॉपिक आपका इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे, वापस अपन अपना अगला टॉपिक लेते हैं, वो है आपका क्या, धन विद्युतीय तत्वों के साथ जुड़ना व धन विद्युतीय तत्वों का निकलना। तो अपना अगला पॉइंट है अगला टॉपिक है धन विद्युतीय तत्व का निकलना। वहीं इसके अंदर आपका अगला टॉपिक है, थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। राइट, धन विद्युत तत्व के साथ जुड़ना, वहीं धन विद्युत तत्व के साथ का निकलना क्या हो जाता है, अपने पास ऑक्सीकरण व अपचयन हो जाता है। तो अपने पास इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2। बात समझ में आ गई होगी। पोटेशियम आयोडाइड में धन विद्युतीय तत्व ये रहा, ये दोनों ही ऋण विद्युतीय तत्व है। अब इस धन विद्युतीय तत्व का क्या करना बेटा, निकलना। तो अपने पास यहां से ये रिमूव हो गया, यहां हो गया क्या, 2KCl प्लस I2। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण। धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। वहीं धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, लाइक Mg प्लस Cl2 इजिकल टू MgCl2। धन विद्युतीय तत्व का किसके साथ, ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। अपन इसके नाम लिख देते हैं, नाम कुछ इस प्रकार है, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन, Cl2 को क्लोरीन। वहीं दूसरी ओर पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है आयोडीन। ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन बना क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई होगी। धन विद्युत तत्व का जुड़ना
अपचयन व धन विद्युत तत्व का निकलना क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीकरण, धन विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण व धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। अगला टॉपिक है आपका इसी में अपना फोर्थ जो लास्ट पॉइंट है आपके ऑक्सीकरण अपचयन में विभेदन का, वो है ऋण विद्युती तत्व का, ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना। और यहां पर ऋण विद्युती तत्व का निकलना। आप ऊपर जो देख रहे हैं वो एग्जाम्पल क्रॉस में काम आ सकते हैं। लाइक MgCl2 को अपन देखें तो MgCl2 इज इक्वल टू Mg प्लस Cl2। धन विद्युत तत्व से ऋण विद्युत तत्व क्या हो गया बेटा? अलग हो गया, यानी यौगिक में से ऋण विद्युती तत्व का अलग होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यहाँ पर ऋण विद्युत तत्व का क्या होना? जुड़ना। तो अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऋण विद्युत तत्व में ऑक्सीकरण में Mg प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या? MgCl2, यानी ये आपका क्या है? Mg प्लस Cl2 सही लिखा था, MgCl2, ये दोनों जुड़ गए। ये वाला एग्जाम्पल हूबहू अपन यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो गया है? जुड़ गया है किसके साथ? धन विद्युतीय तत्व के साथ। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं अपचयन की बात करें तो अपने पास जो ऊपर दिया गया है ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना बेटा? निकलना। तो अपन क्या लिख सकते हैं? KCl पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2। तो क्या हो गया? यहां पर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड को 2K प्लस I2। क्या हो गया? आयोडीन रिमूव हो गई है, इसलिए यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना भी क्या कहलाता है? ऋण विद्युत तत्व का निकलना ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर एक टॉपिक जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन को अपने ने क्लियरली समझा दिया। ऑक्सीकरण अपचयन को समझाने के लिए एक नई अवधारणा दी है जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। किसके आधार पर है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना व इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है तब क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन को जब त्याग किया जाता है तब क्या होता है। तो दोनों ही कंडीशंस में ऑक्सीकरण व अपचयन को डिफाइन किया जा सकता है। तो आइए अपन शुरू करते हैं अपना अगला इसी में पॉइंट, जो नई अवधारणा है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा अपन इसे बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की कौन सी अवधारणा? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। ठीक है, अवधारणा के आधार पर कहा ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, और अपचयन में क्या किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। त्यागना और ग्रहण करना। ठीक है, जैसे Na इज इक्वल टू Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? वहीं पर यदि ग्रहण किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl माइनस, Fe प्लस 3 इज इक्वल टू Fe प्लस 2। यहां पर क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस अपन देखते हैं तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनों को त्यागा भी जाता है। तो ये है आपका टॉपिक जिसमें अपन ने डिस्कस किया ऑक्सीकरण व अपचयन, जिसके अंदर
अनेक अभिक्रियाएं हैं अपने पास देखने को मिलती है। अब ये तो था एग्जाम्पल के साथ ऑक्सीकरण व अपचयन। आगे चलते हैं, आपका अगला टॉपिक इसी में आता है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ संपन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अगला टॉपिक है आपका क्या बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए अपन आज डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक आपका इसी में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ संपन्न होती है, क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। लाइक Zn plus CuSO4 is equal to ZnSO4 plus Cu। यहां से यहां चले और यहां से यहां तक थोड़ा सा ध्यान करेंगे। यहां तो है अपचयन और यहां है ऑक्सीकरण। ऋण विद्युत तत्व का संयोग ऑक्सीकरण, धन विद्युत तत्व का क्या निकलना? अपचयन। बात समझ में आ रही है? धन विद्युत तत्व निकल रहा है तो अपचयन हो रहा है, और ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है तो क्या हो जाता है? वो ऑक्सीकरण हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में संपन्न हो रही है। तो ये क्या है? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर से समझ लीजिए कि धन विद्युतीय तत्व का क्या होना? जुड़ना, है ना, और ऋण विद्युतीय तत्व का निकल। ठीक है, ऋण विद्युत तत्व किसके साथ जुड़ रहा है? ये ऋण विद्युत तत्व है और ये धन विद्युत तत्व है। ठीक है, ऋण विद्युत तत्व का क्या होना? जुड़ना। किसके साथ जुड़ रहा है? दूसरी धातु के साथ जुड़ रहा है। क्या हो रहा है ना? ये बात समझा चुकी हूं ना मैं। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना हमेशा क्या कहलाता है? अभी चेक करो, आपके अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसमें लिखा हुआ है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। तो ये थी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया और ये था ऑक्सीकरण व अपचयन। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये अभिक्रियाएं समझ में आ जाए। आप इन अभिक्रियाओं को अच्छे से बुक में भी एक बार रीड करेंगे ताकि आपको ये चीजें समझ में आए बहुत ही क्लियरली, क्योंकि आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन आएगा ऑक्सीकरण व अपचयन में अंतर बताइए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, या फिर क्वेश्चन बैठता है डायरेक्टली आपको समीकरण दी जाएगी और कहा जाएगा बताइए दी गई समीकरण में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है या फिर अपचयन की। तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचें कि ये किस तरह से हमें कंफ्यूज कर रहा है, नहीं करेगा। आपको जो मैंने सेपरेट करके अंतर के रूप में चीजें लिखवाई है उन्हें आप नोट्स में भी वैसे ही लिखेंगे ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। थैंक यू।